हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल एंड प्रोटोटाइप और मॉडल टेस्टिंग। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है प्रोटोटाइप। द एक्चुअल स्ट्रक्चर और मशीन इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। जो भी एक्चुअल स्ट्रक्चर है या जो भी मशीन है जिसे एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में कार्य करना है, हम उसे प्रोटोटाइप कहते हैं। It is full size structure employed in actual engineering and operated in actual working condition। ये कोई भी मशीन हो सकती है जिसे हमें इंजीनियरिंग में उपयोग करना है एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में, हम उसे प्रोटोटाइप कहेंगे। फिर हम देखते हैं मॉडल। तो मॉडल प्रोटोटाइप का रिप्लिका होता है, यानी हूबहू प्रोटोटाइप की तरह लग रहा होता है, बस दोनों की साइज में डिफरेंस रहता है। द टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन मॉडल टू ऑब्टेन डिज़ाइंड इंफॉर्मेशन। हम हूबहू प्रोटोटाइप की तरह अलग साइज का मॉडल डिज़ाइन कर लेते हैं और फिर उसमें एक्चुअल वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग टेस्टिंग की जाती है, ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअल वर्किंग कंडीशन के योग्य हमारी डिज़ाइनिंग है कि नहीं है। मॉडल नीड नॉट टू बी स्मॉलर दैन प्रोटोटाइप। मॉडल का ज़रूरी नहीं है प्रोटोटाइप से छोटा होना, वो प्रोटोटाइप से बड़ा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारे प्रोटोटाइप की क्या साइज है। फिर हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मॉडल टेस्टिंग, यानी कि हम क्यों मॉडल बनाते हैं और क्यों उसमें टेस्टिंग करते हैं। पहला है टेस्ट इज़ इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट। शुरुआत में प्रोटोटाइप से पहले मॉडल पर टेस्टिंग कर लेना इकोनॉमिकल होता है, यानी हमारी कम लागत लगती है और आसान भी होता है। ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ मॉडल आर एलिमिनेटेड एंड इफ़िशिएंट एंड सुटेबल डिज़ाइन ऑब्टेन्ड। जो भी मॉडल पे टेस्टिंग करने के बाद हमें डिफेक्ट्स मिलते हैं, हम उनको अपने प्रोटोटाइप के डिज़ाइन में दूर कर देते हैं। फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉडल टेस्ट आर यूजफुल टू मॉडिफाई फाइनल डिज़ाइन। अगर हमारी डिज़ाइनिंग में कोई दिक्कत आती है या कुछ ऐसा लगता है हमें कि डिज़ाइनिंग में ये चीज़ और डिज़ाइन करनी चाहिए थी, तो हम प्रोटोटाइप में वैसे ही डिज़ाइन कर देते हैं। मॉडल टेस्टिंग कैन बी यूज टू डिटेक्ट एंड रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। यदि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर या मशीन पहले से है और हमें उसका फेलियर का कारण पता करना है कि वो क्यों फेल हो रही है, क्यों वो एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में नहीं चल पा रही है, तो हम उसका मॉडल तैयार कर लेते हैं और फिर हम उस पर टेस्टिंग करते हैं, जिससे हमें वो डिफेक्ट्स पता चल जाते हैं। अब मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच कुछ सिमिलरिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक है ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, यानी कि मॉडल और प्रोटोटाइप का सेम शेप होना चाहिए। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी के अंतर्गत रेशियो ऑफ ऑल करेस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशंस ऑफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर इक्वल। यानी कि जो करेस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशंस होते हैं, करेस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशंस का मतलब है यदि हमने मॉडल का लेंथ लिया है तो प्रोटोटाइप का भी लेंथ लेंगे। सिमिलरली मॉडल की विड्थ है तो प्रोटोटाइप की विड्थ है, देन सो ऑन एंड सो ऑन। यानी कि यदि ये हमारा मॉडल है और ये हमारा मॉडल प्रोटोटाइप है और ये हमारा मॉडल है, जो कि यहाँ पे साइज़ में छोटा है प्रोटोटाइप से, तो यदि ये प्रोटोटाइप की हमने ये लेंथ ले रखी है तो ये मॉडल की लेंथ हो जाएगी, ये प्रोटोटाइप की विड्थ है तो ये मॉडल की विड्थ हो जाएगी। सिमिलरली यही चीज़ हम हाइट के लिए करेंगे। तो जो लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप और लेंथ ऑफ मॉडल का रेशियो है वो विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप और विड्थ ऑफ मॉडल के रेशियो और हाइट ऑफ प्रोटोटाइप और हाइट ऑफ मॉडल के रेशियो के बराबर होगा, और ये रेशियो लेंथ स्केल रेशियो LR के बराबर होगा। फिर आता है काइनेमेटिक सिमिलरिटी।
तो मॉडल और प्रोटोटाइप में काइनेमेटिक सिमिलरिटी तभी पॉसिबल है जब उन दोनों के बीच डायनेमिक सिमिलरिटी हो। The ratio of velocity as well as acceleration of homologous particles are equal। काइनेमेटिक सिमिलरिटी के अंतर्गत कोई भी पार्टिकल अगर हमने 1 ले रखा है प्रोटोटाइप में और उसी पोजीशन पे मॉडल पे कोई पार्टिकल 1 ले रखा है, जिन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम डायरेक्शंस पे है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 इन प्रोटोटाइप अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 इन मॉडल का जो रेशियो है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 इन प्रोटोटाइप और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 इन मॉडल के रेशियो के बराबर होगा। और ये रेशियो एक कॉमन फैक्टर वेलोसिटी स्केल रेशियो VR के बराबर होंगे। अब हमें पता है वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम, तो हम VP को यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप को लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन टाइम ऑफ प्रोटोटाइप और वेलोसिटी ऑफ मॉडल को लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन टाइम ऑफ मॉडल लिख सकते हैं। और दोनों को डिवाइड करने के बाद हम VR को LR अपॉन TR भी लिख सकते हैं। VR बराबर LR अपॉन TR, यानी वेलोसिटी स्केल रेशियो इज इक्वल टू लेंथ स्केल रेशियो अपॉन टाइम स्केल रेशियो। सिमिलरली एक्सेलरेशन, अगर हम किसी पॉइंट 1 का एक्सेलरेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोटोटाइप में लेते हैं तो हम उसी पोजीशन के पॉइंट 1 का मॉडल का पॉइंट जो कि सेम डायरेक्शन में जिसका एक्सेलरेशन होगा उसको लेंगे, और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कोई और 2 पॉइंट मॉडल और प्रोटोटाइप जो दोनों पॉइंट सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे होंगे उनके एक्सेलरेशन के रेशियो के बराबर होगा। और ये सारे रेशियो जो हैं एक्सेलरेशन स्केल रेशियो AR के बराबर होंगे। AR को हम लिख सकते हैं VR अपॉन TR, और VR को हमने पहले ही LR अपॉन TR रखा हुआ है, यानी कि AR हमारा हो जाएगा LR अपॉन TR का स्क्वायर। अब हम देखते हैं डायनेमिक सिमिलरिटी। डायनेमिक सिमिलरिटी मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच तभी एग्जिस्ट करेगी जब मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच ज्योमेट्रिक एज वेल एज काइनेमेटिक सिमिलरिटी है। डायनेमिक सिमिलरिटी का मतलब है कि यदि हम कोई भी पॉइंट A ले रहे हैं मॉडल में और उसी लोकेशन पे पॉइंट A ले रहे हैं प्रोटोटाइप पे, तो पॉइंट A पे यदि फोर्स की डायरेक्शन ये है तो यहाँ पे भी पॉइंट A पे फोर्स की डायरेक्शन ये है। यानी कि जिन भी 2 पॉइंटों को हमने लिया हुआ है मॉडल एंड प्रोटोटाइप में, उनमें फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन पे लगने चाहिए, यानी कि F भी जो कि फोर्स है प्रोटोटाइप में अपॉन F भी इन मॉडल, जो कि दोनों सेम डायरेक्शन पे सेम पॉइंट पे हैं मॉडल और प्रोटोटाइप के, उनका जो रेशियो होगा वो ऐसे ही कोई और 2 पॉइंट जहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन पे लग रहे हैं उनके रेशियो के बराबर होगा। और ये जो कॉमन रेशियो होगा वो FR के बराबर होगा, फोर्स स्केल रेशियो। रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग फोर्सेस एट करेस्पॉन्डिंग पॉइंट इन मॉडल एंड प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल, यानी कि 2 सिमिलर फोर्सेस जो कि सेम डायरेक्शंस पे लग रहे हैं 2 सेम पॉइंट पे प्रोटोटाइप और मॉडल के, उनका जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा जिसे हम कहेंगे फोर्स स्केल रेशियो FR। इट मीन्स फॉर डायनेमिक सिमिलरिटी डायमेंशनलेस नंबर ऑफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल। अब हम आगे देखते हैं क्या होते हैं डायमेंशनलेस नंबर और डायनेमिक सिमिलरिटी होने के लिए इन्हें क्यों बराबर होना जरूरी है। अब हम देखते हैं डायमेंशनलेस नंबर। सबसे पहला नंबर है रेनॉल्ड्स नंबर, जिसे RE से डिनोट किया जाता है। रेनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, यानी कि
रो भी एल अपॉन म्यू, रो डेंसिटी फ्लूइड की, भी एवरेज वेलोसिटी फ्लूइड की, एल लेंथ किस लेंथ के बीच फ्लूइड फ्लो हो रहा है, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी फ्लूइड की। सिमिलरली फ्राउड नंबर, यह इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स के रेशियो का अंडर रूट होता है, और फ्राउड नंबर होता है भी अपॉन अंडर रूट एल जी, जहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी, एल लेंथ और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फिर यूलर्स नंबर जो कि ई यू से डिनोट किया जाता है, ई यू होता है अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, और इसका मान होता है भी अपॉन अंडर रूट पी अपॉन रो, जहाँ भी वेलोसिटी, पी प्रेशर और रो डेंसिटी। फिर आता है वीवर्स नंबर। वीवर्स नंबर होता है अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, और वीवर्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है भी अपॉन अंडर रूट सिग्मा अपॉन रो एल। ये है अपना वीवर नंबर। फिर है मैक नंबर। मैक नंबर होता है अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन कंप्रेसिव फोर्स, और ये होता है एम ए से डिनोट किया जाता है, और मैक नंबर इक्वल टू होता है भी अपॉन अंडर रूट के अपॉन रो। ये सारे ही डायमेंशनलेस नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इन नंबर्स में कोई भी डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही फोर्स आते हैं और फोर्स की एक यूनिट होती है। अब मॉडल और प्रोटोटाइप में डायनेमिक सिमिलरिटी लाने के लिए हम किस टाइप को मॉडल डिज़ाइन करें, उसके लिए मॉडल लॉज बनाए गए ताकि हमारा जो मॉडल है वो हूबहू प्रोटोटाइप की दिख सके और दोनों के अंदर डायनेमिक सिमिलरिटी पाई जा सके। तो सबसे पहले मॉडल लॉज में आता है रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। रेनॉल्ड मॉडल्स लॉ के अकॉर्डिंग रेनॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल टू द रेनॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल टू द रेनॉल्ड नंबर ऑफ मॉडल। यानी कि यदि मॉडल और प्रोटोटाइप में डायनेमिक सिमिलरिटी चाहिए तो हमें दोनों के रेनॉल्ड नंबर इक्वल रखने पड़ेंगे। बेसिकली रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ का उपयोग होता है ऐसे प्रोटोटाइप के मॉडल बनाने में जो प्रोटोटाइप पाइप फ्लो के अंतर्गत आता है, या रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस्ड बाय एयरप्लेन एसेट्रा, जो इस टाइप के प्रोटोटाइप हैं जो कि जिनमें फ्लो हो रहा होता है अंदर, जो एयर रेजिस्टेंस लगता है जिनमें, उनके लिए मॉडल बनाने के लिए हम रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ का उपयोग करते हैं। तो हमें पता है रेनॉल्ड नंबर होता है रो बी डी बाई म्यू, तो हम रेनॉल्ड नंबर दोनों का इक्वेट कर देंगे, प्रोटोटाइप और मॉडल का। फिर आता है फ्राउड मॉडल लॉ, यानी फ्राउड ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। फ्राउड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल टू फ्राउड नंबर ऑफ मॉडल। ये है इसकी इक्वेशन, और ये थी हमारी रेनॉल्ड्स नंबर की इक्वेशन। Vm पहले ही बताया जा चुका है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन मॉडल, Lm लीनियर डायमेंशन, Gm एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्राउड मॉडल लॉ का उपयोग हम उस टाइप के प्रोटोटाइप के मॉडल के लिए बनाने का में करेंगे जो प्रोटोटाइप हमारा ऐसी जगह उपयोग किया जाता है जहां फ्लो ऑफ जेट होता है, जिस प्रोटोटाइप में वेव्स का असर होता है, यानी जब वो प्रोटोटाइप वर्क कर रहा होता तो वेव्स आर लाइकली टू फॉर्म वहाँ पे होते हैं। ऐसी जगहों में हम फ्राउड मॉडल लॉ का उपयोग करेंगे। फिर आता है यूलर मॉडल लॉ। इसमें हम यूलर नंबर इक्वल कर देंगे मॉडल और प्रोटोटाइप का। ये हमने मॉडल और प्रोटोटाइप का यूलर नंबर इक्वल कर दिया।
फिर वीवर मॉडल लॉ, दोनों के वीवर नंबर उपयोग कर देंगे। यानी हमें डायमेंशन लेस नंबर का अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए किस टाइप के प्रोटोटाइप के मॉडल को डिज़ाइन करने के लिए किस टाइप का मॉडल्स लॉ हम उपयोग करेंगे। और यह गिवन डेटा पर भी निर्भर करता है कि हमें किस टाइप का मॉडल लॉ लगाना है। मैक मॉडल लॉ, हम इसमें वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन अंडर रूट क्लास्टिक स्ट्रेस ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप को मैक नंबर ऑफ मॉडल के बराबर कर देंगे। ये बराबर हो गए हैं तो हम इसको मैक मॉडल लॉ कहते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ मॉडल कि मॉडल कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है अनडिस्टॉर्टेड मॉडल। अनडिस्टॉर्टेड मॉडल टोटली ज्योमेट्रिकल सिमिलर होता है प्रोटोटाइप के। एडवांटेजेस क्या होते हैं अनडिस्टॉर्टेड मॉडल के? पहली बात तो ये बेसिक क्राइटेरिया ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी की फॉलो करता है। दूसरा, प्रेडिक्शन ऑफ मॉडल आसान रहता है क्योंकि हम प्रोटोटाइप को देख के पूरे स्केल वैसे ही सेट कर देते हैं क्योंकि वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर रहता है टोटली। और रिजल्ट जो हमें मॉडल से मिलता है हमको उसमें थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन करके हम प्रोटोटाइप का रिजल्ट पा सकते हैं क्योंकि दोनों ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं। लिमिटेशंस क्या हैं अनडिस्टॉर्टेड मॉडल के? स्मॉल वर्टिकल डायमेंशंस ऑफ मॉडल कैन नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली। फिर कॉस्ट ऑफ मॉडल कैन इंक्रीज टू ऑब्टेन लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायमेंशन टू गेट ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। माना कि हमें एक वाटर पे चलने वाला प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना है। अब अगर हमें सेम ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी लाना है तो जिस वाटर के सोर्स पर हमारा प्रोटोटाइप वर्क कर रहा है, अगर हम उसके लेंथ और विड्थ से उसकी हाइट की सिमिलरिटी लाना चाहेंगे या डेप्थ की सिमिलरिटी लाना चाहेंगे, जिस भी सोर्स पे हमारा प्रोटोटाइप फ्लो कर रहा है, तो इससे टाइप ऑफ फ्लो में चेंज आ सकता है। क्यों? क्योंकि लेंथ और विड्थ हमारे सोर्स का हो सकता है कम हो लेकिन डेप्थ उसकी बहुत ज़्यादा होती है। और यदि दोनों लेंथ और विड्थ के साथ ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी लाने में हमारी डेप्थ भी कम हो गई तो टाइप ऑफ फ्लो बदल सकता है। कम डेप्थ पे हमारा वही फ्लो लैमिनार फ्लो हो जाएगा और अधिक डेप्थ पे वही फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। इसलिए हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो एक्चुअल वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी और हमारा प्रोटोटाइप फेल हो सकता है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ मॉडल कैन इंक्रीज टू ऑब्टेन लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायमेंशन टू गेट ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी। अब हमें ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी लाना है तो यदि हमें ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी लाने के लिए अपने मॉडल की लेंथ बढ़ानी पड़ गई, सेम डेप्थ रेशियो सेम विड्थ रेशियो के बराबर लाने के लिए हमारा लेंथ स्केल रेशियो, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है मॉडल बनाने की वो बढ़ जाएगी। इसलिए ये कुछ लिमिटेशंस है अनडिस्टॉर्टेड मॉडल के। फिर हम देखते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल। The distorted model is not geometrically similar to its prototype. The different scale ratio for different linear dimension is obtained. Distorted model में different scale ratio होता है different linear dimensions के लिए, यानी कि scale ratio हो सकता है width के लिए, width of model upon width of prototype के लिए अलग हो और length of model और upon length of prototype के लिए scale ratio अलग हो। इस टाइप के मॉडल को हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल। ये मॉडल यूज होता है टू मेंटेन टर्बुलेंट फ्लो, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी लाने के लिए हमें कभी कभी हाइट
उस सोर्स की डेप्थ उस सोर्स का बहुत कम रखना पड़ जाता है, जिस कारण से हमें टर्बुलेंट की जहाँ लैमिनार फ्लो में डिज़ाइन करनी पड़ जाती है, जो कि हमारी ऑटोमेटिकली डिज़ाइन फेल हो जाती है। इसलिए डिस्टॉर्टेड मॉडल टर्बुलेंट फ्लो मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है, और इससे कॉस्ट ऑफ मॉडल भी कम होती है, क्योंकि हमें सेम डेप्थ या सेम स्केल रेशियो रखने के लिए मॉडल की लेंथ नहीं बढ़ानी पड़ती, यानी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें डेप्थ के लिए अलग स्केल रेशियो ले लेंगे, लेंथ के लिए अलग स्केल रेशियो ले लेंगे, विड्थ के लिए अलग स्केल रेशियो ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड मॉडल है। एडवांटेजेस: प्रिसाइज मेजरमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन वर्टिकल डायमेंशंस, मॉडल की साइज हम घटा सकते हैं, वही जो मैंने कहा कॉस्ट घटा सकते हैं, क्योंकि मटेरियल घट जाएगा, सेम डायमेंशन हमको नहीं रखना है हर जगह स्केल रेशियो बराबर रखने के लिए। टर्बुलेंट फ्लो पॉसिबल है। डिसएडवांटेज: ज़्यादा डेप्थ या हाइट होने के कारण डिस्टॉर्शन कैन चेंज वेव पैटर्न, वेव का पैटर्न बदल सकता है ज़्यादा डेप्थ के कारण। ड्यू टू डिफरेंट स्केल इन डिफरेंट डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज नॉट सेम, यानी कि डिफरेंट स्केल रेशियो यूज करने के कारण वेलोसिटी और प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इक्वल नहीं होगा मॉडल एंड प्रोटोटाइप में। इसके कारण से सिमिलरिटी लाने में डिज़ाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है मॉडल और प्रोटोटाइप के। हम ऐसे देख सकते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल: these models are preferred in those cases where as compared to horizontal dimensions the vertical dimensions are quite less or vice versa, यानी कि हो सकता है ये डिस्टॉर्टेड मॉडल हम तब उपयोग करेंगे जब लेंथ या विड्थ के रिलेटिवली हमारा हाइट बहुत कम या बहुत ज़्यादा है, तब हम डिस्टॉर्टेड मॉडल का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ जो मैंने उदाहरण दे रखा है एल ऑफ मॉडल अपॉन एल ऑफ प्रोटोटाइप, यानी लेंथ, विड्थ ऑफ मॉडल अपॉन विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू लेंथ स्केल रेशियो एच, यानी हॉरिजेंटल डायमेंशन स्केल रेशियो। फिर हाइट ऑफ मॉडल अपॉन हाइट ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू लेंथ स्केल रेशियो वर्टिकल एल आर। यहाँ पे ये डिस्टॉर्टेड मॉडल का उदाहरण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथ और विड्थ की जो डायमेंशन है वो हाइट के डायमेंशन से या तो बहुत ज़्यादा है या तो बहुत कम है, यानी दोनों के डायमेंशंस लेंथ में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। इसलिए इस टाइप के मॉडल को डिज़ाइन करने के लिए हम डिस्टॉर्टेड मॉडल कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सिमिलरली हम वेलोसिटी स्केल रेशियो को देख सकते हैं। वेलोसिटी होता है √2gh, यानी vm अपॉन vp इक्वल टू √2ghm अपॉन 2ghp। हाइट हमारा जो है वो लेंथ स्केल रेशियो वर्टिकल के अंदर आएगा, इसलिए वो हो जाएगा √LR वर्टिकल। एरिया स्केल रेशियो, एरिया होता है विड्थ इनटू हाइट, हमारा जो विड्थ है वो लेंथ स्केल रेशियो हॉरिजेंटल की जगह आएगा, और जो हमारी हाइट है वो लेंथ स्केल रेशियो वर्टिकल की जगह आएगा। इसलिए AR को हम लिख सकते हैं लेंथ स्केल रेशियो हाइट इंटू लेंथ स्केल रेशियो वर्टिकल। सिमिलरली डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एरिया हम लिख सकते हैं लेंथ स्केल रेशियो हॉरिजेंटल इंटू लेंथ स्केल रेशियो वर्टिकल, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं √ लेंथ स्केल रेशियो वर्टिकल। यहाँ से हम देख सकते हैं वेलोसिटी हो जाएगी लेंथ स्केल रेशियो वर्टिकल, एरिया हो जाएगी हमारा लेंथ स्केल रेशियो हॉरिजेंटल इंटू लेंथ स्केल रेशियो वर्टिकल। तो टोटल जो हम डिस्चार्ज को लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं लेंथ स्केल रेशियो हॉरिजेंटल इंटू लेंथ स्केल रेशियो वर्टिकल टू द पावर 3/2। क्यों? क्योंकि लेंथ और विड्थ लेंथ स्केल रेशियो हॉरिजेंटल के अंदर आ जाएंगे और हाइट लेंथ स्केल रेशियो वर्टिकल के अंदर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे लेंथ और विड्थ के रिस्पेक्ट में हमारी हाइट का जो डायमेंशन है या तो बहुत ज़्यादा है या तो बहुत कम है। इस केस में हम डिस्टॉर्टेड मॉडल का उपयोग करेंगे। धन्यवाद। अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। इस न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपके साथ इसी स्लाइड के साथ लेक्चर के साथ रहेगा। मैं इसका न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर में दूंगा। धन्यवाद।